विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान की मांग हम गरीब मुसलमानों के लिए आत्महत्या महात्मा गांधी के कारण, क्योंकि महात्मा गांधी के कारण कैसे कि महात्मा गांधी ने एक समय कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा, पर उनके सामने विभाजन हुआ और उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। इससे गलत बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आपको बता दूं, दो व्यक्ति जिन्होंने अंत तक पार्टीशन का विरोध किया, एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने पार्टीशन को कभी स्वीकार नहीं किया। याद रखिए, पाकिस्तान के बनने का मुख्य कारण अंग्रेजों की फूट डालो की राजनीति नंबर 1। नंबर 2, उसका समर्थन, अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा और मुस्लिम राष्ट्रवादियों द्वारा। आजकल आप तो बहुत मैं आज फिरोज से बात कर रहा था, यार फिरोज में कैसे आऊँ, लोकल ट्रेन से आऊँ कि ऊबर से आऊँ। फिर मुझे अचानक आया यार उससे अच्छा तो मैं बुलबुल पे बैठ के चले जाऊँ, आसान हो जाएगा। और वो बुलबुल से बैठने वाली बात भी अगर आप देखिए तो वो भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात 1923 में कही थी। पाकिस्तान की बात जिन्ना ने 1940 में कही थी। तो ये दो चीजें हैं, मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, ये समाज के उन तबकों में से आया जो पुराने राजाशाही के ऊंच नीच के मूल्यों में विश्वास रखते थे। और भारतीय राष्ट्रवाद जो नई चीजें आई, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, दूसरी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन का दलितों पे जाना, स्त्रियों पे जाना, इसके कारण जो कल्पना आई वो भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में आई। और हुआ ये कि गांधी जी ने इसकी नींव रख दी। भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो मोहनदास करमचंद गांधी। और वो क्या था? वो ये था आम लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ना। कैसे? 1920 के पहले आप देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये कीजिए, वो कीजिए, फैक्ट कर रहे हैं। गांधी ने कहा आम लोग उतरेंगे और आंदोलन करेंगे आजादी के लिए। याद रखिए, आंदोलन के बगैर सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। ये गांधी जी का सबसे बड़ा मूल मंत्र था। और उसी लिए मैं यहाँ के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक वास्तविक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जो हमारे बीच में नफरत भगाने का काम कर सकती है। अब ये 1920 को देखिए, दांडी मार्च को देखिए, फिर नॉन सिविल डिसोबीडियंस को देखिए, और 1942 का मूवमेंट देखिए, जब गांधी जी ने कॉल दिया था जिसके बारे में कहा गया करो या मरो। और यही वो बात थी जिसके कारण पूरे भारतीय, और मैं इसका हवाला नहीं दे सकता, रेफरेंस नहीं दे सकता, पर जेएनयू के एक स्कॉलर ने एक रिसर्च किया था कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए जितने लोग जेल में गए, अगर इसमें आप परसेंटेज वाइज निकालें तो हिंदुओं का परसेंटेज, मुसलमानों का परसेंटेज, क्रिश्चियंस का परसेंटेज, ये उनके पॉपुलेशन के अनुपात में था। क्योंकि ये विभाजनकारी शक्तियां ये थोड़ी सी थी, पर अंग्रेज उनका समर्थन कर रहे थे। कभी आपने सोचा है, सुना है कि भाई वो रहते ना, कौन पहले खाकी चड्डी पहनते थे? हाँ, वही आजकल खैर का प्रमोशन हो गया, फुल पैंट पहनते। और फिर वो दूसरे मुस्लिम लीग वाले कभी जेल में गए, आपने सुना होगा। पर कांग्रेस में कितने नेताओं ने जेल में गए और उसमें उनको ये किया। ये एक बात हुई। तो पार्टीशन के जिम्मेदार मैं सारांश में कहने के लिए, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसका समर्थन मुस्लिम कम्युनलिज्म और हिंदू कम्युनलिज्म, याद रखिए मैं एक साइड नहीं ले रहा, ये दोनों बराबरी के हैं। और दोनों की शुरुआत राजाओं से हुई, नवाबों से हुई, जमींदारों से हुई और उस प्रकार के धर्मगुरुओं से। तो है पार्टीशन की एक बात। अब दूसरी बात जो आजकल उनके बारे में, अम्बेडकर जी और उनके जो मतभेद के बारे में तो युवराज जी ने बहुत अच्छा बताया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ खास तौर से नौजवानों से। आप अपने आप को नौजवान समझ के आंसर दे सकते हैं। ये मेरा सवाल ये है कि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, यस नो? किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस।
आज क्या फैलाया जा रहा है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की उपेक्षा की और उनको कांग्रेस से निकाल दिया और वो उनके खिलाफ थे। देखिए, राजनीति में मेरे और तुषार भाई के मतभेद हो सकते हैं कहीं कहीं, पर जहां तक हमारा उद्देश्य है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत बने, उसमें कोई मतभेद नहीं है। भारत की आजादी के बारे में गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कोई मतभेद नहीं थे। सुभाष बोस यही बोलते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है, अंग्रेजों से आजादी पाना है, अंग्रेजों के दुश्मन जर्मन है, जर्मनी जापान है, हम उनसे समझौता करके उनसे मिलकर अंग्रेजों को भगाएंगे। पूरी कांग्रेस ने और गांधी ने कहा ये रास्ता नहीं है, हम आंदोलन का रास्ता करेंगे। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस और गांधी के संबंध बहुत अच्छे रहे। आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, आजाद हिंद फौज बनी, पहले तो भाषा का देखिए, भाषा देखिए, कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस? उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में आजकल बहुत गलत बातें कही जाती है, नंबर 1। नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की बटालियनें थी, कई बटालियन थी। बटालियन नंबर 1 महात्मा गांधी, बटालियन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, बटालियन नंबर 3 मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वहां से सुभाष चंद्र बोस 2 लोगों को सलाह देते हैं कि भाई मैं तो आजाद हिंद फौज के माध्यम से कर रहा हूं, पर आप लोग महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल होइए। खैर वो लोग तो कभी करने वाले नहीं थे। वो कौन थे? एक वो बुलबुल पे बैठने वाले और दूसरे जिन्ना। दोनों को उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, आजादी के आंदोलन में भाग लो, महात्मा गांधी के पीछे चल। फिर कहा जाता है महात्मा गांधी ने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं, भगत सिंह को छुड़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? भगत सिंह की माफी के, भगत सिंह की फांसी के बाद इन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया? इन्होंने कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई कि इनको इस देशभक्त को फांसी नहीं देना चाहिए? गलत। अभी तो एक फिल्म आई थी, वो गोडसे पे एक क्लिप घूम रहा था और उसमें गोडसे का एक्टर बोलता है कि मैंने गांधी की हत्या की, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि भगत सिंह की फांसी के बाद जब 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी का विरोध करने वाले प्रस्ताव का विरोध किया। लंबा वाक्य तोड़ के बता रहा हूँ। लंबा वाक्य क्या कि भाई 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें भगत सिंह का जो फांसी की सजा दी गई थी उसके विरोध में प्रस्ताव पास किया और गांधी ने इसका विरोध किया। हैरान हो गया मैं, सिर पकड़ लिया, मैं गया इतिहास में पन्ने पलटा, पता चला कि भगत सिंह की फांसी का निषेध करने वाला जो प्रस्ताव था उसकी ड्राफ्टिंग महात्मा गांधी ने की थी। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े झूठ पे आज समाज में महात्मा गांधी के ऊपर कीचड़ उठा रहा है। फिर अब वो प्रधानमंत्री का मामला आता है, एक तो सुभाष चंद्र बोस, फिर जवाहर, फिर ये अम्बेडकर, तीसरे भगत सिंह और चौथे फिर कई बार वो इशारों में बात करते हैं कि उन्होंने पार्शियलिटी करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और पूरे देश का जो मैंडेट जिसको बोलते हैं वो गांधी के पास था। गांधी देश की नस नस को समझते थे और उसके कारण क्यों था उसको गेस कर सकते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक कारण ये था कि नेहरू, गांधी जी को लगा होगा कि आजाद होने के बाद भारत को पूरी दुनिया से डील करना पड़ेगा और नेहरू दुनिया के देशों को समझने में बहुत अच्छे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नेहरू की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं। जैसे आज मेरे ख्याल से अभी कई नौजवान हमारे लोकप्रिय हो रहे हैं और काफी लोकप्रिय होते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे स्पीच नहीं देते थे वो अपने मन से स्पीच देते थे एंड ही वाज वेरी पॉपुलर। इसका उदाहरण बताता हूँ, मैंने कई जगह कोट किया है कि बंबई में, अपने बंबई में एक मीटिंग चल रही थी, पब्लिक मीटिंग, तो स्टेज पे नेहरू भी थे, पटेल भी थे। एक पत्रकार, ब्रिटिश पत्रकार या फ्रेंच पत्रकार आके सरदार पटेल को पूछता है, सरदार साहब आप कितने पॉपुलर हैं, आपको सुनने के लिए कितने लोग आए? तो सरदार पटेल बिल्कुल स्पष्ट वक्ता और ईमानदार व्यक्ति बोलते हैं कि ये लोग मुझे देखने और सुनने नहीं आए, ये जवाहर को देखने और सुनने आए हैं। इतनी ईमानदारी से उन्होंने बताया कि नेहरू कितने पॉपुलर थे, विदेश नीति को जानते थे और तीसरी बात उम्र में भी थोड़े कम थे, इनसे 15 साल पीछे थे। ये 3-4 कारण रहे होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया में बताने के लिए महात्मा गांधी का विरोध असंभव है।
और एक गुरिल्ला तरीके से अंदर ही अंदर महात्मा गांधी के खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा है वो भी इस नफरत का एक भाग है। और अपनी बात को अंत करने के लिए मैं तुषार भाई की वो बात, नफरत की बात को थोड़ा सा विकसित करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, आज समाज में जो बंटवारा हुआ है, सरफराज आजू भाई ये बहुत अच्छी बात कही कि पार्टीशन केवल रीजन के हिसाब से नहीं होता, पार्टीशन दिलों में भी होता है। जब एक कम्युनिटी सहम जाती है, डर जाती है, कोने में खिसक जाती है, दूसरी कम्युनिटी को आक्रामक बनाया जाता है, आक्रामक नहीं है, आक्रामक बनाया जाता है। दूसरी कम्युनिटी में भी कबीर हुए, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता ये सब हुए, उसको आक्रामक बनाया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ये जो इसको किया जाता है, ये नफरत जो फैलाई जाती है, ये समाज को बांटने के लिए की जाती है। यहाँ एक और सवाल, समाज बढ़ता कैसे है बताइए? ये सांप्रदायिक हिंसा होती है या करवाई जाती है? करवाई जाती है। और यही मेरी बात आती है जो मैं तुषार भाई की बात को लेकर चल रहा हूँ। ये हिंसा तब तक नहीं हो सकती जब तक नफरत न फैलाई जाए। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है उससे किसका फायदा हो रहा है? आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात बता दूं, ये अपनी बात को पुष्ट करने के लिए मैं आपको येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च बता देता हूँ। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है? आपने सुना है, ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था। फिर क्या वो पता है आपकी वो जो MHRD मिनिस्टर थी ना, सास भी कभी तो वो फिर उन्होंने, उनको लोगों ने बोला ये तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने बोला अरे मुझे कम पढ़ी लिखी क्या बोलते हो, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। येल, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च एक आया है 2 साल पहले, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट किया गया था कि जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और फिर अब इसी बात को खत्म करने के लिए इतना कहूँगा कि समाज को समझना तो जरूरी है, पर सरफराज भाई समाज को बदलना भी जरूरी है। जितना हो सके 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, जितना हो सके समाज को बदलना जरूरी है। और समाज को बदलने के लिए मेरे 3-4 छोटे छोटे सुझाव हैं जो महात्मा गांधी के मूल्यों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। नंबर 1, अगर कुछ लोग नफरत फैला सकते हैं तो हम मोहब्बत क्यों नहीं फैला सकते? दूसरों को दोष देना आसान है, उंगली खुद की तरफ रखिए। और इसके लिए मुझे लगता है अपने मोहल्लों में, लाइब्रेरीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में, जहां मौका मिले हम हफ्ते में 15 दिन में एक बार मिले, बातचीत करें, कुछ अच्छे कार्यक्रम करें। और उसी के साथ साथ आज इस निराशा के दौर में भी मुझे एक चीज अच्छी लगती है, एक चीज अच्छी ये लगती है कि हमारे कई अच्छे दोस्तों ने मोहब्बत को विकसित करने के लिए अच्छी अच्छी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और YouTube वीडियोस तैयार किए हैं। और उसका इस्तेमाल करके हम अपने मोहल्लों में ये चीज को फैलाएं। अब जैसे मैं एटनबरो की फिल्म गांधी जब भी देखता हूँ, मेरे में एक अलग ही भावना आ जाती है। ये फिल्म को देखें, कम से कम उस पर एक बहुत बेहतरीन किताब जो भारत के इतिहास में है वो है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और फर्क काम है, खैर वो तो आप जानते ही होंगे। एक है अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे ने बहुत सारे मुद्दों पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। तो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमको समाज को बदलना ही है, बदलना है, नफरत को भगाना है। और नफरत भगाए बगैर समाज मजबूत नहीं हो सकता, संविधान को हम नहीं बचा सकते। और ये बात बिल्कुल सच है, संविधान केवल किताब में है, उसको लागू करना हमारे और आपके ऊपर है। और इसके लिए इन सही विचारों को समाज तक ले जाने की जरूरत है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो उससे ज्यादा स्वाभाविक है मोहब्बत का होना। मैं इस बात को मानता हूँ, इंसान से इंसान के रूप में मोहब्बत का होना ज्यादा स्वाभाविक है। नफरत छोटी होती है, बंद होती जा सकती है, खत्म की जा सकती है। पर अगर कोई राजनीतिक ताकत जानबूझ के नफरत फैलाती रहे, अब यहाँ इशारा समझ जाइएगा, शाखाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
शिशु मंदिर, सरस्वती मंदिर के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, बड़े बड़े लीडर से लेके तो छोटे गली के लीडर तक इशारों में बात करते हैं। अपराधियों को उनके कपड़े से पहचाना जा सकता है। ये जो पुरानी सरकार थी, इसने बीफ का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाया, पिंक रेवोल्यूशन, और वो बीफ को बाई चांस मुसलमानों से जोड़ दिया गया। अब यहाँ गांधी जी की घटना याद आ गई तो मैं बता दूं आपको। अभी तो बीफ की बात आ रही, बीफ में भी थोड़ी बात करूंगा। 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत सारे पत्र, लेटर्स आए। पत्र क्या थे? पत्र थे कि भाई अब तो भारत आजाद हो गया है, गौ हत्या पर बंदी लगा दो, गौकुशी बंद होना चाहिए। लेटर्स लेकर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी के पास गए, बोले बाबू देखो इतने लेटर्स आए हैं, इतने लोग मांग कर रहे हैं कि गौकुशी बंद कर दो, तो हम क्या करें? बाप ने कहा देखो ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, इसलिए मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा। गाय की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, पर इस पर रोक लगाना ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो चीते की बात चल रही है, गाय की बात भी जरा बता दूं। गौ हमारी क्या है? माता है। अब गौ बेचारी माता को हमारे आजकल वो एक लंपी वायरस हो गया है, उसका कोई ख्याल नहीं कर रहा। और अपना इतना याद दिला दूं कि गौ माता किसी की हत्या करने के लिए नहीं बोलती है, ये मैं जानता हूं। गौ माता के नाम पर 6 सालों में करीब 100 लोगों की हत्याएं की गई, और उसमें 90 मुसलमान, 10 दलित, 4 दलितों को ऊना में पीटा गया। फिर मैं थोड़ा सा इस पर मैं एक उदाहरण दे देता हूं, बाकी सब चीजें मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी। खैर ये उदाहरण इसलिए लेना चाहता हूं कि गाय के बारे में जो कहा जाता है ये उनकी राजनीति के चलते किया जाता है। गाय से उनको मोहब्बत ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? केरल में उनके एमपी कैंडिडेट थे, पार्टी समझ गए ना? क्या बताऊं? हेलो, समझ गए? उनके एक पार्टी के एमपी कैंडिडेट थे, बोले अगर मुझे चुरा के दोगे तो मैं अच्छी क्वालिटी का बीफ प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर भी हार गए वो एनीवे, क्योंकि केरल में बीफ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गोवा में बीफ के बारे में कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कोई बात नहीं। और इनके एक मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने बोला मैं तो बीफ खाता हूं। फिर मैं चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मैंने एक स्वामी विवेकानंद जी का भी एक आर्टिकल पढ़ लिया था। स्वामी विवेकानंद जी का एक लेक्चर था पैसेडोना क्लब, शेक्सपियर क्लब पैसेडोना, अमेरिका में। उसमें उन्होंने कहा था वैदिक काल में बीफ, गाय का मांस खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, खैर इस पे लंबा मैं नहीं जाना चाहता, केवल आपको मजे की बात बताना चाहता हूँ। आप बहुत देर से बैठे हैं तो एक मजे की बात बताना चाहता हूँ। तो मेरे को इतना तो समझ गया भाई ये बीफ का मामला केवल दिखावा है। और मेरी बात की पुष्टि तब हो गई जब मैं किताब दूसरी पढ़ रहा था। किताब का टाइटल है हार नहीं मानूंगा, और ये उनकी बायोग्राफी है एक प्रधानमंत्री की। वो प्रधानमंत्री आपको याद होगा जो पहले कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी पढ़ रहा था मैं। बताया उन्होंने कि अटल जी एक बार अमेरिका में गए, लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर टूर था। एक लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे तो उनके पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो वो तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया? इंडियन गाय का थोड़ी है, तो अमेरिकन गाय का, नो प्रॉब्लम। खैर ये मुद्दों को देखिए और उस पर गांधी जी का एटीट्यूड देखिए। गांधी जी ने उसमें स्पष्ट कहा कि गाय की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, पर अगर समाज के कुछ लोग उनका दूसरा उपयोग करते हैं तो उस पर किसी प्रकार की बंदिश लाना गलत है। गांधी के विचार। अब दूसरा ये दोष दिया जाता है, अब गांधी के बारे में इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत मैं उस पर सब चीज़ पर नहीं आऊँगा। एक ही बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो एक कल्पना की जाती है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की, हिंदुओं ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, मैं केवल इस बात का विरोध करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हिंदुओं में भी सभी हिंदू राष्ट्रवादी नहीं थे। Am I right? ज्यादा हिंदू किसके साथ थे? गांधी के साथ या सावरकर के साथ?
ज्यादा मुसलमान किसके साथ थे, जिन्ना के साथ या गांधी के साथ? 1940 का एक आपको उदाहरण बता देता हूँ। 1940 में लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के इसमें कहा कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए मुसलमानों के लिए। उसके 3 हफ्ते बाद अल्लाह बख्श नाम की जो ब्रीफ, उससे ज्यादा स्वाभाविक है मोहब्बत का होना। मैं इस बात को मानता हूँ, इंसान से इंसान के रूप में मोहब्बत का होना ज्यादा स्वाभाविक है। नफरत छोटी होती है, बंद होती जा सकती है, खत्म की जा सकती है, पर अगर कोई राजनीतिक ताकत जानबूझ के नफरत फैलाती रहे, अब यहाँ इशारा समझ जाइएगा, शाखाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शिशु मंदिर, सरस्वती मंदिर के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, बड़े बड़े लीडर से लेके तो छोटे गली के लीडर तक इशारों में बात करते हैं। अपराधियों को उनके कपड़े से पहचाना जा सकता है। ये जो पुरानी सरकार थी, इसने बीफ का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाया, पिंक रिवॉल्यूशन, और वो बीफ को बाई चांस मुसलमानों से जोड़ दिया गया। अब यहाँ गांधी जी की घटना याद आ गई तो मैं बता दूं आपको। अभी तो बीफ की बात आ रही, बीफ में भी थोड़ी बात करूंगा। 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत सारे पत्र, लेटर्स आए। पत्र क्या थे? पत्र थे कि भाई अब तो भारत आजाद हो गया है, गौ हत्या पर बंदी लगा दो, गौकुशी बंद होना चाहिए। लेटर्स लेकर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी के पास गए, बोले बाबू देखो इतने लेटर्स आए हैं, इतने लोग मांग कर रहे हैं कि गौकुशी बंद कर दो, तो हम क्या करें? बाप ने कहा देखो ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, इसलिए मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा। गाय की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, पर इस पर रोक लगाना ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो चीते की बात चल रही है, गाय की बात भी जरा बता दूं। गौ हमारी क्या है? माता है। अब गौ बेचारी माता को हमारे आजकल वो एक लंपी वायरस हो गया है, उसका कोई ख्याल नहीं कर रहा। और अपना इतना याद दिला दूं कि गौ माता किसी की हत्या करने के लिए नहीं बोलती है, ये मैं जानता हूं। गौ माता के नाम पर 6 सालों में करीब 100 लोगों की हत्याएं की गई और उसमें 90 मुसलमान, 10 दलित, 4 दलितों को ऊना में पीटा गया। फिर मैं थोड़ा सा इस पर मैं एक उदाहरण दे देता हूं, बाकी सब चीजें मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी। खैर ये उदाहरण इसलिए लेना चाहता हूं कि गाय के बारे में जो कहा जाता है ये उनकी राजनीति के चलते किया जाता है। गाय से उनको मोहब्बत ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? केरल में उनके MP कैंडिडेट थे, पार्टी समझ गए ना, क्या बताऊं? हेलो, समझ गए? उनके एक पार्टी के MP कैंडिडेट थे, बोले अगर मुझे चुरा के दोगे तो मैं अच्छी क्वालिटी का बीफ प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर भी हार गए वो एनीवे, क्योंकि केरल में बीफ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गोवा में बीफ के बारे में कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कोई बात नहीं। और इनके एक मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने बोला मैं तो बीफ खाता हूं। फिर मैं चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मैंने एक स्वामी विवेकानंद जी का भी एक आर्टिकल पढ़ लिया था। स्वामी विवेकानंद जी का एक लेक्चर था पैसेडोना क्लब, शेक्सपियर क्लब पैसेडोना, अमेरिका में। उसमें उन्होंने कहा था वैदिक काल में बीफ, गाय का मांस खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, खैर इस पे लंबा मैं नहीं जाना चाहता, केवल आपको मजे की बात बताना चाहता हूँ। आप बहुत देर से बैठे हैं तो एक मजे की बात बताना चाहता हूँ। तो मेरे को इतना तो समझ गया भाई ये बीफ का मामला केवल दिखावा है। और मेरी बात की पुष्टि तब हो गई जब मैं किताब दूसरी पढ़ रहा था। किताब का टाइटल है हार नहीं मानूंगा, और ये उनकी बायोग्राफी है एक प्रधानमंत्री की। वो प्रधानमंत्री आपको याद होगा जो पहले कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी पढ़ रहा था मैं। बताया उन्होंने कि अटल जी एक बार अमेरिका में गए, लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर टूर था। एक लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे तो उनके पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो वो तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, तो अमेरिकन गाय का, नो प्रॉब्लम। खैर ये मुद्दों को देखिए और इस पे गांधी जी का एटीट्यूड देखिए।
गांधी जी ने उसमें स्पष्ट कहा कि गाय की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, पर अगर समाज के कुछ लोग उनका दूसरा उपयोग करते हैं तो उस पर किसी प्रकार की बंदिश लाना गलत है, गांधी के विचार। अब दूसरा ये दोष दिया जाता है, अब गांधी के बारे में इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत मैं उस पर सब चीज़ पर नहीं आऊँगा। एक ही बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो एक कल्पना की जाती है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की, हिंदुओं ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, मैं केवल इस बात का विरोध करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हिंदुओं में भी सभी हिंदू राष्ट्रवादी नहीं थे। Am I right? ज्यादा हिंदू किसके साथ थे, गांधी के साथ या सावरकर के साथ? ज्यादा मुसलमान किसके साथ थे, जिन्ना के साथ या गांधी के साथ? 1940 का एक आपको उदाहरण बता देता हूँ। 1940 में लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के इसमें कहा कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए मुसलमानों के लिए। उसके 3 हफ्ते बाद अल्लाह बख्श नाम के जो